हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक छतवानी कुछ एक और इनकम टैक्स के क्वेश्चन आपके ऊपर पास लेके आया हूँ। हमने इससे पहले 40 क्वेश्चन किए, 20 हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपके पास और आएंगे और हमेशा की तरह सुझाव दूंगा कि आप क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर सोचिए और फिर जो करेक्ट आंसर है उससे अपना मिला लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सर। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग ऑन। सुप्रीम कोर्ट मिसाल या नज़ीर किन पे बाध्यकारी है, यानी आप इसे यूँ समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में जजमेंट दे दिया तो फिर किन को उसे मानना पड़ेगा। तो इसका आंसर सबको ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जज दे दिया, उससे ऊपर तो कोई है नहीं, तो फिर वो सब पे ही बाउंडिंग होगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं। कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, बिल्कुल सर, हाई कोर्ट्स को मानना पड़ता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को भी मानना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया है, उसी तरह के अगर तथ्य या फैक्ट्स किसी और मामले के भी हैं, तो फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए या ट्रिब्यूनल के लिए चीज़ें को सॉल्व करना आसान होता है और उन्हें एज इट इज़ वही रूल लागू कर देना चाहिए, यानी उनका ये डिसीजन सब पे बाइंडिंग होता है। इससे कोर्ट का समय बचता है, क्योंकि आपके पास एक एग्जांपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है। ठीक है सर, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सर कि उच्च न्यायालयों के उदाहरण किस पे बाध्यकारी नहीं है। हाई कोर्ट प्रेसिडेंट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन। अब अगर हाई कोर्ट में कोई जजमेंट हुआ है तो ऑप्शन देखते हैं, फिर समझेंगे। हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वो ट्रिब्यूनल पे बाध्यकारी नहीं है। अगर अपन ट्रिब्यूनल वर्ड यहाँ फिट करें तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हाई कोर्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ट्रिब्यूनल्स पे बाध्यकारी नहीं है। तो ये बात तो सही नहीं मानता मैं, पेन ले लेते हैं, यानी ये ऑप्शन गलत है। सेकंड, हाई कोर्ट के जजमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाध्यकारी नहीं है, उन पे लागू नहीं होते, ये भी कहना गलत है। हाई कोर्ट के जजमेंट असेसीज पे बाध्यकारी नहीं है, उन पे बाइंडिंग नहीं है, ये भी गलत है। चूंकि ये तीनों ही है तो सर नन ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। इसका आंसर सर नन ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। अधिनियम में जहां भी निर्धारित जैसा कि निर्दिष्ट वाक्यांश प्रकट होता है, इसका क्या मतलब है। wherever in the act the phrase as prescribed appears it means that। जैसे आप कभी लॉ पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे और बहुत जगह आपको ये फ्रेज देखने को मिलेगा, एज प्रेस्क्राइब्ड इन दैट। तो एज प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है रेगुलेशंस आर टू बी फ्रेम्ड इन दिस रिस्पेक्ट, अभी रेगुलेशंस बनाए जाने हैं। सेकंड लिखा है रूल्स इस संबंध में बना दिए गए हैं। थर्ड, रेगुलेशंस जो इस संबंध में बना दिए गए हैं। और रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड इन दिस रिस्पेक्ट। वेल, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है। एज प्रेस्क्राइब्ड में का मतलब ऐसे होता है कि रेगुलेशंस बना दिए गए हैं। सी पॉइंट है, रेगुलेशंस वर अर्लियर फ्रेम्ड इन दिस रिस्पेक्ट, रेगुलेशंस आर फ्रेम्ड इन दिस रिस्पेक्ट। तो मेरे ख्याल से सर डी आंसर होना चाहिए। इस संबंध में जो रेगुलेशंस बना दिए गए हैं उनको ही आपको देखना होता है। मेरे ख्याल से डी आएगा इसका। सही है। चलिए, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। टफ और दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। ये तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। चलिए, क्वेश्चन मिस हो गया, स्किप हो गया, मैं दे दूंगा आपको बाद में। अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वित्त अधिनियम द्वारा दिए गए संशोधन किस तिथि से लागू होते हैं। तो आप एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए 1 फरवरी 2021 को फाइनेंस बिल लाया गया। थोड़े दिनों के बाद कंसेंट के बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। तो ये जो फाइनेंस बिल 21 आया उसके रूल किस पे लागू होंगे। तो जो आने वाला सेशन होता है उस पे, यानी फरवरी 21 में जो बिल आया है सर, उसके रूल 1 अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक के ईयर पे बाइंडिंग होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अब आप ऑप्शन लिखिए। फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डे ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर, नन ऑफ द अबव। सर जो भी फाइनेंस बिल में जो भी संशोधन आएंगे, फाइनेंस बिल में हर साल नया बिल आता है, तो उसमें जो संशोधन होंगे वो अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से लागू होंगे। सर इसका आंसर ए आएगा। चलिए ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है
इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन, आयकर किस वर्ष लिया जाता है? तो अपने को पता है इनकम अपन कमाते एक वर्ष में है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो किसी और वर्ष में लगता है, टैक्स वो दूसरे वर्ष में लगता है। तो सर इनकम टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो है असेसमेंट ईयर में। तो आप देखिए ऑप्शंस, फिनेंशियल ईयर में लगाया जाता है, असेसमेंट ईयर में लगाया जाता है, सर इसका आंसर बी होगा। प्रीवियस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स चुकाते हैं। अगर मैंने मान लीजिए 18-19 में कमाया है तो 19-20 में मेरे ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में शामिल है, अ पर्सन इंक्लूड्स। तो अपने को पता है इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन होता है पर्सन का, 231 में शायद सेक्शन है, तो उसमें पर्सन का मतलब होता है केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ इंडिविजुअल, कंपनी। डी आंसर हो जाएगा सर। 7 तरह के पर्सन होते हैं। इंडिविजुअल जैसे आप और मैं इंडिविजुअल है, एचयूएफ अगर अपने पास फैमिली एसेट्स हैं तो एचयूएफ, कंपनी आप जानते हैं, फर्म आप जानते हैं, एओपी या बीओआई, ये 5वां हो गया, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दीज आर, ये सब पर्सन में कवर होते हैं सर। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ लें, मेरी कमेंट्री ना सुने। क्या हुआ इसको भाई? चलिए, एवरी असेसी इज अ पर्सन एंड, अच्छा हमने वो लाइन पर्सन कंप्लीट करनी है। एवरी असेसी इज अ पर्सन एंड एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन असेसी, ये ए स्टेटमेंट गलत है। अब बोल के देखिए सर, होता क्या है, जो असेसी है वो पर्सन होगा ये तय है, लेकिन जो पर्सन होगा वो असेसी होगा ये नहीं है। सही लाइन आपको याद होनी चाहिए। एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन असेसी। तो अब लाइन सेकंड है, एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन असेसी। हाँ ये सही है लाइन सर। थर्ड लाइन क्या आता है, एवरी असेसी इज अ पर्सन एंड एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन असेसी। गलत है। एचयूएफ इज ऑलवेज एन असेसी। नहीं सर, बी सही है इसमें, बी सही है कि जो असेसी होता है वो पर्सन होगा, पर पर्सन को असेसी होना जरूरी नहीं है। ठीक है सर, चलिए अच्छी वैसे क्वेश्चन अच्छा था ये। अगला पॉइंट है, मूल्यांकन वर्ष, असेसमेंट ईयर की अवधि हो सकती है। सर असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है। आपका प्रीवियस ईयर किसी वजह से 12 महीने से कम का हो सकता है, पर असेसमेंट ईयर हमेशा 1 साल का होता है। ऑप्शन है, ये 12 महीने से ज़्यादा होगा, 12 महीने या 12 महीने से कम होगा, केवल 12 महीने होगा सर, केवल 12 महीने। सी, असेसमेंट ईयर या मूल्यांकन वर्ष हमेशा 12 महीने होगा, फिक्स। वेल, अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ष में इनकम टैक्स लगता है उसे डैश डैश वर्ष, और जिस वर्ष इनकम अर्जित की जाती है उसे। तो सर जिस वर्ष आप कमाते हैं, पीछे अलग सा बता दो, जिस वर्ष आप कमाते हैं उसे तो अपन बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस वर्ष इनकम टैक्सेबल होती है वो होता है असेसमेंट ईयर। तो पहले आंसर आएगा AY और पीछे आएगा PY। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए ऑप्शन गलत है, बी सही है कि ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज असेसमेंट ईयर, एंड द ईयर इन विच इनकम इज बेसिकली अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। तो उसका आंसर बी हो जाएगा सर। ठीक है, और भी देख लिया करिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है। क्या बात है, आज तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है आसान। तो जब जिस वर्ष में इनकम अर्न होती है उसे बोलते हैं सर प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर बोलेंगे, फिनेंशियल ईयर बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं, तो दोनों बोल सकते हैं। अब देखो इसमें गलती क्या होती है कि अगर मैं प्रीवियस ईयर देख के ए पे टिक कर देता तो सी ऑप्शन भी तो सही है, क्योंकि जब भी आप इनकम कमा रहे हो वो कोई ना कोई ईयर तो है ही है। तो फिनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं, सी सही है सर इसका आंसर। चलिए, जिस वर्ष में आय अर्जित की, इन्होंने ए आंसर दिया है सर, इसको आप थोड़ा कंफर्म कर देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट की कौन सी धारा पर्सन शब्द को डिफाइन करती है? तो इनकम टैक्स की जो डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में दिए हुए हैं। सेक्शन 1 में जनरली इंट्रोडक्शन होता है, सेक्शन 2 में जनरली डेफिनेशन होता है। इसमें मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, जैसे पर्सन है तो पर्सन किससे आता है, पी से। तो अल्फ़ाबेट में A B C D ऐसे करके पी पीछे आएगा, कितना पीछे आएगा वो तो मैं नहीं बता सकता, पर जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन होता है सेक्शन 1 में, डेफिनेशन होता है 2 में। तो अब इसका 2 और 2 के बाद में
पर्सन किस पे है, नंबर पे है, तो 31 नंबर पे है, तो 31 लॉजिकल भी है। तो अगर P के बाद Q है, जो पीछे का कोई नंबर है तो उसका सेक्शन थोड़ा पीछे का होगा और आगे थोड़े आसान वाले होंगे, तो ये आप थोड़ा थोड़ा तो आपको हेल्प करेगा। 231 इसका सेक्शन है सर, इसका आंसर है सर 231। अब 232 जो होगा ना, उसमें पर्सन से आगे का कोई वर्ड होगा, ठीक है, जिसमें P और कुछ और वर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे HUF के रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए? इन ऑर्डर टू बी असेस्ड एज HUF देयर शुड बी। HUF के लिए जो एक खास फीचर है वो है पार्टनरशिप, को पार्टनरशिप, को पार्टनरशिप या को ओनरशिप। तो सर ये वर्ड है सर, को पार्टनरशिप, मतलब इसमें क्या होता है कि हिंदी में वर्ड होता है सहभागी सदस्य या को पार्टनर। को पार्टनर मतलब HUF के अलावा वो पर्सन होते हैं जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड कर सकते हैं। मतलब एक फैमिली में A है करता, B और C को को पार्टनर माना जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की मांग कर सकते हैं तो ये एक HUF का खास फीचर होता है। संदायता, हिंदी काफ़ी टफ है, संदायता को पार्टनरशिप। चलिए ओके, 2-3 क्वेश्चन और हैं। अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ HUF बाय बर्थ। सिंपल, अगर इसको फिल इन द ब्लैंक्स होता तो एक HUF का मेंबर बनने के लिए आपको अग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जन्म लेने की ज़रूरत है, जन्म के साथ ही आप उसके HUF के मेंबर बन जाएंगे। क्या इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, अग्रीमेंट की ज़रूरत है, पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है, स्थिति, जहाँ बच्चा पैदा हुआ उसी के साथ वो HUF का मेंबर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, सभी कर निर्धारित के लिए पालन करने हेतु आवश्यक है। ऑल असेसीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। ऑप्शन देखते हैं, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी कैलेंडर ईयर ओनली, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली, एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टू जून। अब डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। असेसीज को हम क्या कहते हैं कि आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया करो, ठीक है, तो इसका आंसर सर बी हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली। सही जवाब। 4 क्वेश्चन और आ रहे हैं छोटे छोटे। चलिए अब देखिए, आपको थोड़ा तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाइए, और नहीं आते तो तैयारी थोड़ी अच्छी कर लीजिए। एग्ज़ाम से कभी ना कभी होने होते हैं, कभी ना कभी तो होने ही होते हैं, तो पोस्टपोन्ड हो जाएं, अटक जाएं, बट क्या फ़र्क पड़ता है, कभी ना कभी तो होने ही है। तो इसलिए बढ़िया है अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए। XYZ ब्रैकेट में LLP फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ पर्सन। ये जो LLP होता है वो भी पार्टनरशिप के अंदर ही आता है सर। ये 2005 में आ गया था, 2005 में नहीं, 9 में। खैर LLP इंडिविजुअल में आता है, पार्टनरशिप फर्म में आता है, कंपनी में आता है या AOP में आता है? सर पार्टनरशिप फर्म में आता है। LLP के जो रूल होते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के, सेम वही रूल होते हैं जो आपका पार्टनरशिप फर्म के होते हैं, ठीक है सर। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है 58th क्वेश्चन। इसमें लिखा है म्यूनसिपैलिटी ऑफ दिल्ली फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ पर्सन, कि अगर दिल्ली की नगर पालिका है तो वो किस तरह के व्यक्ति की श्रेणी में आती है। पर्सन कई तरह के होते हैं। अब जैसे क्या होता है सर, ये जो नगर पालिका होती है, म्यूनसिपैलिटी या नगर परिषद होती है, या बड़े प्लेस पे नगर निगम होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, सर ये सब लोकल अथॉरिटी होते हैं, क्योंकि इनको कुछ टैक्स कलेक्शन के पावर होते हैं, ये उसके पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करते हैं, ठीक है, इनके पास कुछ गवर्निंग पावर होते हैं। तो सर ये सब जो होते हैं ना सर, ये लोकल अथॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो इस चैप्टर में वैसे अपन ने इस क्वेश्चन बैंक में पर्सन्स को ही समझा, तो लोकल अथॉरिटी हम इसे कहेंगे। वैसे देखते हैं कि क्या ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, नहीं। क्या ये लोकल अथॉरिटी है? बिल्कुल सर, ये लोकल अथॉरिटी है। दिल्ली की नगर पालिका इंडिविजुअल तो हो ही नहीं सकती, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी नहीं है, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है AOP शुड कंसिस्ट ऑफ। AOP में कौन होते हैं, AOP में कौन शामिल होने चाहिए? AOP में इंडिविजुअल ओनली, पर्सन्स अदर देन द इंडिविजुअल ओनली, बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल पर्सन, नन ऑफ दीज। इस गिवन ऑप्शन में सी ऑप्शन सही है। हमें वैसे पता है कि AOP में जो मेंबर हैं, AOP के जो सदस्य हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और नॉन इंडिविजुअल या अदर देन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। ये कहना कि केवल इंडिविजुअल्स होंगे ये भी गलत है, ये कहना कि इंडिविजुअल्स के अलावा बाकी लोग होंगे ये भी गलत है। मतलब हो सकता है सारे इंडिविजुअल हो सकता है सारे नॉन इंडिविजुअल हो, और हो सकता है उनका मिक्सअप हो, ठीक है।
बट एओपी में अपन जानते हैं कि इंडिविजुअल और उनके अलावा इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी एसोसिएशन किसी भी तरह से बन सकती है। ठीक है, ज़्यादा समझाना भी थोड़ा गड़बड़ कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शुड कंसिस्ट ऑफ, वेल इसमें तो बड़ा आसान है, इसमें वर्ड आया इंडिविजुअल्स। तो जो अपना पर्सन है ना, अपन पर्सन में लास्ट टाइम दोहराता हूँ, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और जो AOP BOI होता है। तो BOI में इंडिविजुअल ही होने चाहिए, उसमें कोई नॉन इंडिविजुअल पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो वो AOP हो जाएगा। तो BOI में इंडिविजुअल्स ही हुआ करते हैं। होप आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहा होगा। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं, कभी सिंपल कभी टफ। आप तो ये समझो फटाफट, अगर आपकी तैयारी है तो क्वेश्चन देखो, फटाक से उसका आंसर करो, ज़्यादा कमेंट्री भले मत सुना करो। और अगर आपकी तैयारी कम है या ठीक ठीक है तो आप थोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूँ उसको सुन लेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ रूल्स पता लगेंगे और आप पहले से तो बेटर हो पाएंगे। ओके, थैंक यू।